हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मज़े से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मात्र जो है 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम आपको दे देंगे। हो सके तो कम ही वीडियो पड़ेगा, ठीक ना। तो एक वीडियो में जो है आपको सभी फार्मूले देते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला जो है फार्मूला, द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात का जो व्यापक बहुपद होता है ax² + bx + c, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। इसे सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो क्या आता है, इसे लिख सकते हैं आप कि -x, ठीक ना, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ठीक है। बराबर में इसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से इनका गुणनफल क्या होता है? देखिए, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, अचर पद बटा में x² का गुणांक, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला है, यह है द्विघात समीकरण से। तो इसे देखिएगा, द्विघात समीकरण जो होता है, बस यही जो बहुपद है बराबर 0 लगा दीजिए, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ax² + bx + c बराबर 0। तो इसका विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। विभक्तिकर जब निकालने के लिए कहता है तो इस पर एक सवाल एकदम आता है, हम सवाल कराएंगे इस पर कि यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हों तो p का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए कि जब समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं तो विभक्तिकर शून्य होता है, और शून्य होने की वजह से यहाँ से एक रिलेशन बनता है b² - 4ac बराबर 0। तो b² बराबर हो जाएगा 4ac, ठीक ना। b² बराबर क्या हो जाता है? 4ac हो जाता है। तो यही इसी से अचर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक ना। एक वीडियो आपको हम दिए थे, वो इसी पर सवाल था कि अगर इन समीकरणों का अद्वितीय हल हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं तो ध्यान रहे a1 a2 b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं होता है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेद वाली स्थिति अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। आइए अब समांतर श्रेणी में देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का n पद का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। यहाँ पर a क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और d क्या है? सार्वंतर है। अगर सार्वंतर d आपको पता है, प्रथम पद पता है, तो आप n पद जो भी पद निकालने के लिए कहे, 10वां पद, 20वां पद, 15वां पद, चौथा पद, 5वां पद, जो भी कहे आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं a + n - 1 × d पर। वहीं n पदों का योगफल क्या होता है? तो n/2, ठीक ना, ये कुछ नहीं लिखा है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक ना। लेकिन अगर ये अंतिम पद पता हो तो और भी आसान हो जाता है। यहाँ लिखे हैं यदि अंतिम पद यल ज्ञात हो तो Sn बराबर n/2 a + यल होता है, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी में ये तीन फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जो है यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला है। देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, ठीक ना। और एक tan का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक ना। और ये तीन आप जानते रहिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण,
और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसमें ये ज़्यादातर लगता है ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक ना। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं, त्रिज्यखंड। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये कोचिंग में हम सवाल इसी पर अभी हाल ही में करवाए थे कि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है त्रिज्यखंड का और ये होता है त्रिभुज का, ठीक ना। आपको हम थोड़ा सा दिखा दें ताकि चित्र के माध्यम से फार्मूला और अच्छे से याद हो जाता है कि जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ से ये त्रिज्या मिला करके ये बन गया त्रिज्यखंड। हाई पूरा एरिया क्या है, त्रिज्यखंड है। यहाँ से एंगल मान लीजिए कि दे दिया आपका थीटा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वृत्तखंड का पूछता है कि जैसे इसको मिला देगा, तो मिला देगा तो ये क्या हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होगा कि पहले तो हम इस त्रिज्यखंड का निकाल लें और त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज वाले को हम माइनस कर दें, तो वही 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का, ठीक ना। त्रिज्यखंड के अंदर जो त्रिभुज बना है इसका, तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज वाला माइनस कर देते हैं तो ये हमें वृत्तखंड का मिल जाता है। तो क्या होता है फार्मूला, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। अब आइए आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके, जैसे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, वहीं संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ठीक है। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल। यहाँ यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है कणी में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक ना। आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसके बाद गोला, तो गोला का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। तो यहाँ तक ये मेंसुरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ज़्यादातर प्रश्न इसी पर आते हैं। अब है समांतर माध्य, सांख्यिकी। समांतर माध्य निकालने की तो 3 विधि है। एक आपका साधारण में है कि समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप जो है आंकड़ों और बारंबारताओं का गुणनफल कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए और बारंबारताओं के योग से भाग कर दीजिए तो समांतर माध्य आ जाएगा। बेसिक तौर पर यही फार्मूला लगाया जाता है। इसके बाद होता है कल्पित माध्य विधि। तो अगर कल्पित माध्य पता हो तो हम निकाल सकते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपन एन। तो इस पर प्रैक्टिस रहेगी तभी लग पाएगा, इस पर तो सिंपल होता है। इसी तरह से लघुत्तर विधि भी होती है, x बार बराबर a प्लस एच यू बार, ठीक ना। माध्यिका, माध्यिका का फार्मूला देखिए, माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच। अब यहाँ L1 क्या है n/2 सी एफ एफ एच, ये सब क्या है, तो इसे हम आपको दिखाते हैं। ये सब क्या है, L जो है ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है L1, ठीक ना। n/2 तो n तो बारंबारता को जोड़े ही रहेंगे, ठीक ना, उसी का आधा कर देंगे। और f क्या है, माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है वो है f, और सी एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग होता है उसकी संचयी बारंबारता होती है, ठीक ना। और h उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेते हैं, जो माध्यिका वर्ग मिलता है उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं तो h मिलता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं
एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और सी एफ क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एच क्या है, L2 माइनस L1। ठीक है, इसके बाद बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाता है सारणी का, तो बहुलक का फार्मूला L1 प्लस एफ माइनस F1 बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे एच। अब यहाँ L1 तो वही बहुलक वर्ग जो मिला, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1, एच तो वही L2 माइनस L1 से घटा लेंगे, एच निकल जाएगा। एफ बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F1 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग होता है उसकी बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद जो वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है। ठीक ना, इसको भी हम यहाँ लिखे हैं। देखिए एफ क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। एच कैसे निकलता है, L2 माइनस L1। ठीक ना, वर्ग अंतराल की जो ऊंचाई होती है वही एच होती है। ठीक ना, इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आता है प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता को कैसे दिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर्स ऑफ इवेंट बटे में नंबर्स ऑफ यस। ठीक ना, प्रदर्श समष्टि। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी ही होती है। यानी प्रायिकता न तो 1 से बड़ी हो सकती है और न ही 0 से छोटी हो सकती है। ठीक ना, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1। यानी किसी घटना के घटित होने और उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।